अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रफीफ़ा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। तो आज हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं उनको फिजियो की फील्ड में कौन नहीं जानता। एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट और हिजाबा थेरेपिस्ट, उसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छे कायरोप्रैक्टर भी हैं। सो द वन एंड ओनली डॉक्टर इरफान बशीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप सुनाए डॉक्टर साहब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ठीक। अच्छा सर, आप मुझे और मेरी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे सबसे पहले कि आप क्या करते हैं? जी, मैंने स्टडी शुरू की, एडमिशन लिया GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, मैंने डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने कार्डियोलॉजी में 1 साल हाउस जॉब की है, इंटर्नशिप जिसे कहते हैं। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब क्लिनिक स्टार्ट की और क्लिनिक कर रहा हूँ वहाँ पे मुल्तान के अंदर ही। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक के साथ साथ फिर मैंने लेक्चरर, एक कॉलेज है वहाँ पे लेक्चरशिप भी शुरू की है। और अब तक ये 3 ईयर हो गए मेरे कंप्लीट हुए डिग्री को, तो 3 या 4 ईयर हो गए हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये क्लिनिकली ज़्यादा एक्सपीरियंस जा रहा है। डिफरेंट किस्म के पेशेंट आते हैं, तो हम फिजियो से रिलेटेड जितने पेशेंट होते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में जितने भी डिजीज़ हैं उसमें सारे के सारे मैक्सिमम फिजियोथेरेपी हर पेशेंट को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हर पेशेंट को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है क्लिनिक और बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें लोग बाद में गलत न्यूज़ या गलत बातें इसमें फैलाते हैं कि जी फिजियोथेरेपी सही नहीं है और इसमें कोई फील्ड नहीं है या फिर इसका कोई स्कोप नहीं है। तो ये गलत मिथ है किस्म की बनाई हुई है, लोगों ने इसको गलत फैलाया हुआ है। हालांकि आप देखें तो इसके बहुत अच्छा रिज़ल्ट या इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और पूरी वर्ल्ड में इसको बहुत फेम है। आप दूसरे कंट्री कहीं पे भी चले जाएं तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वहाँ पे पेशेंट जितने भी जाते हैं तो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ पे स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद जाके वो रेफ़र होते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये उलट किया हुआ है। यहाँ पे पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे पेशेंट को जो भी इशू हो, फिर उसके बाद जाके पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के अगर वो रेफ़र करेगा उसके बाद भी 100 बार सोचते हैं कि हमने जाना है या नहीं जाना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके थ्रू, इस टीम के थ्रू, SG न्यूज़ के थ्रू हम इसको फैलाएंगे, इसको इंशाल्लाह लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे ताकि लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में पता हो और वो डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकें। ये ना वेट करें और डिजीज इतने ज़्यादा बढ़ जाए कि उसका फिर इलाज ही ना हो, लास्ट ऑपरेशन में हो। और यहाँ पे मैं आपकी बात काट लूँ, यहाँ पे अक्सर यही होता है कि मरीज़ जो है ना अपनी स्टेज की जो एंड होती है ना डिसीज़ की, तब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, डिस्कस हुए हैं। जो पेशेंट होते हैं वो लास्ट स्टेज पे आते हैं, जब डॉक्टर जितने भी डॉक्टर होते हैं उन सब के पास घूम के आते हैं, वो आखिर में कहते हैं जी अब आपका जो केस है वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। और जब वो आते हैं तो सारी उम्मीदें फिजियोथेरेपिस्ट के साथ लगा के, जब वो स्टेज गुजर चुकी होती है जिसमें वो अर्ली स्टेज पे कुछ डेज में, कुछ सेशन में ना वो ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, लेकिन वो उस टाइम आते नहीं हैं। वो उस स्टेज पे आते हैं जब रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिल्कुल मिनिमम कह लें 1-2% या 10%। तो फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट इतना उनको कर देते हैं कि वो अपने डेली एक्टिविटीज़ करने के काबिल हो जाएं, चलने फिरने के काबिल हो जाएं। ऐसे बहुत सारे वर्स्ट केसेस किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो उठना बैठना भी जिनका पेशेंट को बहुत मुश्किल होता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चेयर पे बैठ जाते हैं और खड़े भी हो जाते हैं और उनकी डेली एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ओके अच्छा, हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था तो उसमें काफ़ी सारे हमें कमेंट्स आए थे, तो जिसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था नेक पेन के बारे में। जैसे कि आपको खुद भी पता होगा, आपके पास पेशेंट आते होंगे, तो हर बंदे का ना आजकल नेक पेन का बड़ा मसला है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएँ। नेक पेन देखें, जो भी यहाँ पर हमारी जो फील्ड्स हैं, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई जॉब होल्डर है, चाहे वो कोई बाइकर है, कोई ड्राइवर है, ड्राइव करता है, कुछ भी करता है, तो उनकी मेन जो फोकस है ना वो हेड पे होता है। देखें, अगर ड्राइव कर रहे है तो उसने देखना है और एक ही जगह पे होल्ड करना है। कंप्यूटर यूज़र है, ऑफिस वर्क है, तो उसका भी ये काम है। तो ये नेक के इशू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वेट, आपके हेड का वेट सारा नेक पे जा रहा है, तो उस वेट की वजह से आपको नेक के इश्यूज होते हैं। उसमें बहुत सारे हैं, मस्कुलर भी होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो होते हैं आपके रेडिकुलोपैथी या न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी या रेडिकुलोपैथी में रेडिएट करते हैं पेन आपके। ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, वो डिप्रेशन की वजह से। फीमेल डिप्रेस बहुत ज़्यादा होती हैं, डिप्रेशन लेती हैं, और मेल में भी होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेल में कम होता है, लेकिन फीमेल में मेल की निस्बत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है डिप्रेशन और उनके घर की टेंशन और बाकी सारी जो टेंशन होती है वो भी होती है, सारी टेंशन होती है। उसको अपने हस्बैंड की भी टेंशन होती है, कुछ इस तरह की सारी टेंशनें होती है ना, तो इस वजह से उनको ये इशू होता है। इसमें रेडिकुलोपैथी होती है, मतलब उसमें पेन रेडिएट करता है, उसमें आपकी नर्व जो होते हैं वो कंप्रेशन हो जाती हैं, दबना शुरू हो जाती हैं।
और इसके अलावा मसल का अगर इशू हो, मसल जैसे सर्वाइकोजेनिक हेडेक टर्म है, मतलब आपका हेडेक की वजह से जो आपको सर दर्द हो रहा है उसकी वजह से आपके सर्वाइकल में इशू होना शुरू हो जाता है। अच्छा। मतलब नर्व दबना शुरू हो जाती हैं, आपके मसल टाइटनेस शुरू हो जाती है, उसके बाद आपकी ये बाजू सोना शुरू हो जाते हैं, बाजू की मूवमेंट रुक जाती है, उसके बाद आपकी जो रेंजेस हैं, जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इशू है, इसको हमें चाहिए कि इसको लोगों को समझाना अच्छा, इसको जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? डायग्नोज करने का ये तरीका है कि उसमें हमने चेक करना है, अगर मस्कुलर होगा तो उसको सिर्फ नेक के अंदर ही पेन होगा। वो उसको अगर उसको टच करेंगे, खुद ही असेस करेंगे ना, वो ये होगा कि मसल को टच वगैरह करेंगे, देखेंगे तो उसमें मसल स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होगी, मसल बहुत सख्त हार्ड फील होगा। अगर उसके बाजू सुन हो रहे हैं, बाजू में ऐसे फील हो रहा है जैसे कोई चीज़ चल रही है, जैसे कीड़ियाँ एग्जांपल दी जाती है कि अगर इस तरह होती हैं, वो अगर चल रही हैं या सुन हो रहे हैं तो इसका मतलब उनको न्यूरोपैथी या रेडिकुलोपैथी है, रेडिएट हो रहा है पेन। इसका न्यूरोपैथी के में तो ये था कि आपकी जो वर्टिब्राज है ना उनमें स्पेस कम होना शुरू हो गई है, या उसमें ये होता है कि उसके आपकी हड्डियाँ जो है ना वो भूरने शुरू हो गई हैं, ये भी हो सकता है। उसमें ये होता है कि आपके कोई फ्रैक्चर, फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे आपके एक्सीडेंट वगैरह इस तरह कोई भी फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ये खुद भी कर सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है अगर हम इसको थोड़ा देख लें, आप पहले इसके सिम्टम्स और कॉजेज वगैरह भी थोड़े से एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद हम ट्रीटमेंट के ऊपर आएंगे। आप ट्रीटमेंट भी हमें बताइएगा इसका। जी, अगर काजेज देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि टेंशन हो गई, इंजरीज वगैरह हो गई, और शुगर, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें भी हैं, और स्ट्रोक, जिस स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक पेशेंट होता है उसमें भी ये चीज़ें हो जाती है, क्योंकि वो महीनों बेड पे रहते हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं, उनको शोल्डर फ्रोजन हो जाता है, ऐसे कोई भी कंडीशन हो जाती है। और सिम्टम देखें, सिम्टम जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसको पेन रेडिएट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, सिर्फ पेन होगा, वो सिर्फ नेक या एक ख़ास रीजन में होगा, एक ख़ास जगह के ऊपर होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो है आपको मस्कुलर है, आपके जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफनेस है। अगर वो पेन रेडिएट कर रहे हैं, उसमें ये है कि नमनेस वगैरह फील हो रही है, सुन हो रही हैं, उसमें कीड़ियाँ फील हो रही हैं, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, रुक रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो है ना नर्व का मसला है। ये दो चीज़ें हैं ना, देख नेक है, नेक लेकिन एक मस्कुलर है, एक है आपकी न्यूरोपैथी। तो मस्कुलर जो वो एक खास रीजन में, एक खास हिस्से में होगी, जो न्यूरोपैथी है नर्व की वजह से होगा, वो आपके आर्म को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो नेक का है वो आपके ऊपर बॉडी को इफेक्ट करता होता है, उसमें मतलब आपके आर्म्स आते हैं, आपके हेड वगैरह, नेक की मूवमेंट आती है, ये चीज़ें होती हैं। और जो मस्कुलर होगा सिर्फ वो नेक इफेक्ट होगी, उसमें आपके आर्म वगैरह इफेक्ट नहीं होंगे, ना ही आपके शोल्डर इफेक्ट होगा, ना ही और कोई चीज़ होगी। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ट्रीटमेंट इसका सिंपल, अगर घर में जैसे लेडीज़ होती हैं उनके लिए आना जाना मुश्किल होता है, तो वो कहीं पे भी जा नहीं सकते, क्लिनिक पे भी जाती हैं तो एक आधी रोटेशन, क्योंकि ये इसका फॉलोअप होता है या इसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, तो उनके लिए आना जाना मुश्किल होता है। तो घर में ये रह के कर सकते हैं कि वो नेक की मूवमेंट ज़्यादा ज़्यादा करें, जैसे बैठे हुए वो अपने नेक को पीछे की तरफ लेके जाएँ, आगे की तरफ लेके आए, नीचे टच करें थोड़ी, और इसी तरह जैसे नमाज में हम सलाम करते हैं तो ऐसे सलाम करने, ऐसे स्ट्रेच करें सलाम एक साइड पे, फिर उसकी दोबारा दूसरी साइड पे, इसी तरह अपने हाथों से भी खुद भी कर सकते हैं। देखिए फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, वो भी हाथ से ही करता है। तो घर में रह के जो फीमेल्स हैं, जो नहीं जा सकती, या कोई भी लोग हैं, वो क्या अपने हाथ से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, या ऐसे पकड़ के आगे तरफ हाथ स्ट्रेच करें, उसके बाद पीछे की तरफ लेके जाएं, इसी तरह साइड पे स्ट्रेचेस वगैरह कर सकते हैं। जी, ये नेक का अगर स्ट्रेच करते रहें तो ये इन इश्यूज से बचा जा सकता है। स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और मूवमेंट मैक्सिमम करनी चाहिए, और मोबाइल का इस्तेमाल देखना तो प्रॉपर पोजीशन में रख के इस्तेमाल करें, और अपने से थोड़ा दूर रख के, ताकि आपकी आइज भी इफेक्ट ना हो, आपको और नेक भी इफेक्ट ना हो। अगर आपने बैठना है तो अपने नेक के नीचे आप कुशन, तकिया वगैरह रख लें, तो आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे। अच्छा जी। इसके अलावा जो आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनको भी आप यही प्रोटोकॉल देते हैं ट्रीटमेंट का? जी, पेशेंट मतलब ये तो आपने स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस बताई हैं, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है जैसे कि पेशेंट आते हैं आपके पास? अगर हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आता है, कोई और ट्रीटमेंट? जी, अगर हमारे पास क्लिनिक आता है, क्योंकि क्लिनिक देखिए जो फिजियोथेरेपी है मैक्सिमम है तो फिजिकल थेरेपी, मतलब फिजिकली आपने उसकी थेरेपी करनी है, फिजिकली उसकी मूवमेंट लेकर आनी है विदाउट ड्रग्स। तो हम फिजिकली ये कर सकते हैं, उसमें हमने उसको मसाज इस्तेमाल करते हैं, उस मसाजर होता है, या फिर हैंड मसाज देते हैं, क्योंकि देखें हम मोडेलिटी पे जाएंगे तो फिर हम फिजिकल थेरेपी से हट जाएंगे। मोडेलिटी भी उसका हिस्सा है, लेकिन बट हमारा मैक्सिमम जो एफर्ट होते हैं ना वो फिजिकल हैंड होते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट उसके हैंड होते हैं, वो समझे मैजिकल हैंड होते हैं। अगर वो हैंड ठीक है, हैंड प्लेसमेंट ठीक है,
अगर आपको उसके प्लेसमेंट का पता और उसके जो ट्रीटमेंट है उसका पता है और आपने उसका सही डायग्नोज कर लिया है, फिर आपके लिए इशू नहीं है, आप विद इन सेशन भी कर लेते हैं। जैसे आपने मेरी एक बताई थी कि मेरी डिग्री है कैरोप्रैक्टिस की, अगर नेक का इशू है जो आपको मस्कुलर है, आपको न्यूरोपैथी नहीं है, तो आप एक सेशन में ही उस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे रात में आपको भी कभी वो सोते हुए तक क्या इम्बैलेंस होता है, ये उसके सवाल बाद बल्कि मैं आपसे करना चाहूंगी कि अक्सर लोग जब सो के उठते हैं तो उनको बड़े ही नेक में स्टिफनेस सी फील होती है, जिस्म में बड़ी थकावट सी फील होती है, इसके बारे में भी आप कुछ बताएं। वो यही होता है कि नेक जो तकिया होता है वो इम्बैलेंस होने की वजह से, कभी मोटा तकिया रख लिया, कभी पतला रख लिया, कभी दो रख लिए, तो इस तरह का होता है। जैसे वही बता रहा था कि इम्बैलेंस हो जाता है तो उसके बाद आपकी नेक एक साइड पे रुक जाती है, बहुत इशू आ जाता है, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप मूव भी नहीं कर पाते। अगर आप कहीं दूसरी साइड पे भी देखना है ना, तो आप पूरे जिस्म को लेके जाते हैं, मूव करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनको विद इन वन सेशन, एक ही सेशन में ठीक करते हैं। उसको ठीक करने के लिए हम सिर्फ कैरोप्रैक्टिक जो टेक्निक्स है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसी टेक्निक है, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इंजेक्शन लगाएगा और आपको पूरे वीक की मेडिसिन देगा, फिर भी आपको प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। आपको जब तक वो मसल अपनी जगह पे नहीं जाता, टाइम लगेगा उसको। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, अगर आपको ये इशू है, तो विद इन वन सेशन जो कैरोप्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये जॉइंट लॉक हो जाता है। जॉइंट लॉक होने की वजह से मसल ओवरलैपिंग की वजह से ये चीज़ हो जाती है। तो जॉइंट जैसे ही अनलॉक होगा तो वैसे उसी वक्त ही फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट था, मैंने उसको विद इन वन सेशन ठीक किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने मुझे ये एबिलिटी दी है तो मैंने ठीक कर दिया उसको। तो ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, हमें थोड़ा इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और ख़ुद अगर हम इस पर तवज्जो दें तो ये हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास पेशेंट सबसे ज़्यादा किस मतलब डिसीज़ के साथ आते हैं? पेशेंट अगर देखा जाए तो वैसे तो हर तरह के आते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, क्योंकि देखें ये ऐसे फील्ड है जो हर तरह की डिजीज़ का इसमें सोल्यूशन है। ठीक है, वो बच्चे जैसे आप सीपी चाइल्ड होते हैं, देखे पैदा होते हैं उनको ये इश्यूज होते हैं, तो वो भी फिजियोथेरेपिस्ट लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। उसके बाद जैसे इंजरीज होती हैं, वो इंजरीज किसी भी स्टेज पे हो सकती है, बच्चा हो, बूढ़ा हो और यंग हो, जैसे भी हो, तो वो हमारे पास आते हैं। उसके बाद पोस्ट सर्जरी के बाद, सर्जरी तो किसी की भी हो सकती है, तो हर तरह के आते हैं, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम आते हैं वो बैक पेन के आते हैं, डिस्क जो वर्टिब्रल डिस्क है उसकी ओवरलैपिंग जो होती है उसकी आते हैं, और सर्वाइकल रीजन के बहुत ज़्यादा आते हैं, और फ्रोजन शोल्डर के भी, क्योंकि ओल्ड एज में लेडीज़ में ये इशू बहुत ज़्यादा, और ये फैमिली टू फैमिली भी रन करते हैं ना, क्योंकि ये फैमिली टू फैमिली डिजीज़ है। इसी तरह जो नीज़ हैं, नीज़ का भी इशूज़ होता है, तो ये नीज़ के भी इसी वजह से बाद में ओवरवेट, ओबेसिटी की वजह से भी नी पेन होता है। तो ये मैक्सिमम जो आते हैं हमारे पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के, बैक वगैरह के आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अपना कोई वर्स एक्सपीरियंस आप बताएंगे किसी पेशेंट के साथ? वर्स एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे हैं जैसे कुछ बयान करते हुए भी खुद हंसी आ जाती है, कब जब वो याद आते हैं तभी हंसी आ जाती है। एक पेशेंट थे, हेड इंजरी हुई थी उनको, तो स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक के बाद मैं उनकी फिजियो के लिए जाता था, उनको किसी चीज़ भी, उनकी मेमोरीज बिल्कुल लॉस हो गई थी। मेमोरी लॉस किसी चीज़ का, किसी बंदे का नहीं पता था, वो कहाँ है, उनके सामने जो भी खड़ा है उनको नहीं पता, उनका बेटा, उनके घर वाले, किसी का भी नहीं पता होता। तो जैसे जैसे वो ठीक होना शुरू, उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, बहुत गुस्सा था, वो यहाँ तक कि वो सुसाइड की तरफ भी चले जाते थे। तो हमारी कोशिश होती है उनके घर वालों की कि उनके कमरे में ऐसी कोई चीज़ ना छोड़ी जाए जिससे वो सुसाइड कर सके। तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने एक दफ़ा गुस्से में आके मुझे, मेरी शर्ट भी उन्होंने फाड़ दी थी शर्ट भी फाड़ दी, और साथ ही मुझे एक दफ़ा कार्ड भी लिया था। हाँ, उसमें तो मैं पॉलीफिक्स लेता रहा हूँ, और शर्ट मैं उनके बेटे की पहन के गया हूँ घर, तो ये कंडीशन उन्हें बिल्कुल ही पकड़ के ना सारी शर्ट फाड़ दी था। इस तरह के बहुत सारे और भी केसेस हैं। गालियाँ तो नॉर्मल चीज़ हैं, गालियाँ तो डेली बेसिस बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रोक के जितने पेशेंट होते हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं और मेमोरी लॉस होती है उनकी। तो ये नॉर्मल चीज़ है, और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो खास तौर पर इतना स्ट्रांग फिजियोथेरेपिस्ट को होना ही पड़ता है तो वो ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकें। अच्छा जी, चलें, आपने नॉलेज तो हमें बहुत सारी दी। इसके बाद हम आपके साथ एक सेगमेंट करना चाहेंगे, नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी, आपने क्विकली उस वर्ड से के बाद ना क्विकली कोई वर्ड बताना है। जी, स्टार्ट करें हम? जी ठीक है। दोस्त। दोस्त, अच्छे दोस्त हमेशा वो ज़िंदगी में काम आते हैं। अच्छा, कोई दोस्त वगैरह है वैसे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह है, मेरे कज़न ही मेरे दोस्त है, मेरे उसका नाम मोहम्मद बिलाल और मेरे कज़न ही है। अच्छा, ठीक हो गया। खाना? खाने में बिरयानी और मीठा मुझे ज़्यादा पसंद है मीठे में मैं कस्टर्ड इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, प्यार?
प्यार तो ज़िंदगी, इस प्यार के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। माँ बाप से प्यार, बहन बहन से, सबसे प्यार, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। बेगम से प्यार नहीं है आपको? बेगम से प्यार वो अगर देखें होना चाहिए, उसके बगैर भी ज़िंदगी नहीं है। मैंने कहा ना, प्यार के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। चाहे वो शादी से पहले माँ बाप बहन भाइयों का प्यार हो, शादी के बाद बच्चों बेगम का हो, उसके बगैर तो है नहीं लाइफ। अच्छा, लड़ाई? लड़ाई मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, मैं साइड हो जाता हूँ। अच्छा, बेवकूफ़? बेवकूफ़ इंसान होता तो नहीं, बात में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वो बन जाता है, लोग बना देते हैं। वाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी वाइफ है मेरी, और मेरी बहुत केयर करती हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी रिलीजियस एक चीज़ है, इसके बगैर तो मेरे ख्याल में है भी नहीं। और ये वाइफ होनी चाहिए मेरे ख्याल, शादी मतलब करनी चाहिए हर बंदे को, क्योंकि रिलीजियस हमारा एक है, और दूसरा ये है इससे आपकी लाइफ मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल। वाइफ अच्छा, के साथ ही। इसके बाद हमारा एक और छोटा सा सेगमेंट है, रैपिड फायर सेगमेंट, जिसमें मतलब आपको मिथ्स और फैक्ट के बारे में बताना है। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगी, उसमें आपने बताना है, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिजियोथेरेपी इज जस्ट फॉर ओनली ओल्ड पीपल? नहीं, ये गलत मिथ बनी हुई है। इसमें हर एज के लोग आते हैं, बच्चे भी होते हैं, यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं। बच्चों में सीपी हो गए, यंग में जैसे सर्जरीज हो गई या फिर एक्सीडेंट वाले हो गए, और ओल्ड में जैसे फॉलेज स्ट्रोक के पेशेंट हो गए, और आर्थराइटिस वगैरह इस तरह के, शुगर वगैरह के हो गए। तो इसमें हर तरह के होते हैं, हर तरह के, मतलब जी ये गलत मतलब मिथ है। जी मिथ है बस। ठीक हो गया। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए रेफरल की ज़रूरत पड़ती है? मेरे ख्याल में नहीं पड़ती, ये हमने गलत एक मिथ बना के रखी है। इस तरह अगर ऐसा होता तो दूसरे मुल्कों में ये चीज़ लागू हो रही थी। ये सिर्फ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी अब ये बड़े जो शहर हैं वहाँ पे ये चीज़ डेवलप हो गई है कि पेशेंट खुद चले जाते हैं। लेकिन अभी इसमें अवेयरनेस की में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें, जब हमें फील हो, जब मस्कुलर इश्यूज़ हों, जब इस तरह का बोन का इशू हो जिसमें आपको पेन बहुत ज़्यादा हो, तो आपको चाहिए कि आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएँ। क्यों? आप इतने ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल ऑलरेडी कर रहे हैं, ज़िंदगी में कर चुके हैं, फिर भी अगर मेडिसिन करेंगे तो उससे आपको स्टोमक ख़राब होगा। तो लोगों को चाहिए कि वो फिजियोथेरेपिस्ट के बाद डायरेक्ट जाएँ, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री की तरफ अगर हम जाएँ तो वहाँ पे मैक्सिमम पहले जितने पेशेंट होते हैं, ओल्ड एज या यंग जो भी होते हैं, जिनको भी ये इशूज़ होते हैं, तो वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो रिकमेंड करता है दूसरे डॉक्टर के पास कि आप इस स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। ठीक हो गया। अच्छा, फिजियोथेरेपी जस्ट मशीन के थ्रू ट्रीटमेंट होता है या इसके अलावा भी कुछ? नहीं, मिथ है या फैक्ट है? देखें ये भी एक किस्म मिथ है। देखें मिथ है इसमें ये कि मशीन का भी कैसे, देखिए ये एक पार्ट है आपका, फिजियोथेरेपी का पार्ट है। जो मोडेलिटीज़ है, मशीनें हैं, वो उसका हिस्सा है। मेन अगर हम इसको, अगर फिजिकल थेरापी या फिजियोथेरापी, हम अगर इनको दो को डिवाइड कर, 2 हिस्से ना, एक फिजिकल और दूसरा थेरापी। फिजिकल मतलब फिजिकली हमने करना है, उसकी थेरापी करनी है, ना कि हमने मशीन इस्तेमाल करनी है। अगर हम वही मशीनें का, डॉक्टर बैठ के ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन इस्तेमाल कर, अगर हम बैठ के वही मशीन इस्तेमाल करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं नजर आएगा। अब दें अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर्स और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।